वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा एएलपी CBT2 पार्ट बी का फीटर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। जैसे मैंने आप सभी को कहा कि फीटर के आज तक टीसीएस ने जितने भी पेपर कंडक्ट किए हैं सभी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कंप्लीट करेंगे। और इस जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएगा यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे पहले एक वीडियो हमने पोस्ट किया जिसमें हमने 6 मई 2025 में थर्ड शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया। तो आज इसका सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। और बहुत अच्छे से मैंने पहला पार्ट को डिस्कस किया और आज का वीडियो में भी बहुत अच्छा से हर एक क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। देखिए, मैंने आप सभी को कहा पार्ट बी जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इसलिए इसे ज्यादा आपको टेंशन में नहीं लेना है। मैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बहुत अच्छा से किसी एक जगह से आप पढ़ के जाइए। आप इधर कहीं जाके एमसीक्यू पढ़ते हैं, किसी और चैनल में जाके एमसीक्यू पढ़ते हैं। एमसीक्यू देखिए पढ़ना ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर जो टॉपिक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसका कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो एमसीक्यू ऑटोमेटिकली आप लोग आंसर कर पाएंगे। इसीलिए देखिए, पिछले साल का जैसे मत करिएगा सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के अगर आप पार्ट बी क्वालिफाइंग करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। पिछले साल का जो पेपर था वो आपके कॉन्सेप्चुअल पेपर था, कोई एआई एक्सट्रैक्शन पेपर नहीं था। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के लिए सजेशन में दूंगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, कंसेप्ट कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चंस आपको पिछले साल पूछा था बहुत आसान था। नॉर्मली देखिए, मैंने इस पेपर में एक क्वेश्चन मैंने देखा, उसमें पंच के बारे में, प्रिक पंच के बारे में पूछ रहा था। प्रिक पंच के पॉइंट एंगल आप जानते कि 30 डिग्री होता है। डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाए तो आप एमसीक्यू में पढ़ के आई 30 डिग्री आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रिक पंच के डायमीटर कुछ दिया है, फिर उसके पॉइंट के पास के डायमीटर दिया है, उसके लंबाई दिया है, फिर जाके उस प्रिक पंच का एंगल पूछा है। तो देखिए, प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है, डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। आप सब जानते हैं, लेकिन इतने सारा इंफॉर्मेशन जब दे दिया है, लास्ट में जाके आपको प्रिक पंच का पॉइंट एंगल पूछ रहा है तो आप लोग जाके कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि आप किसी एक जगह से बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसलिए देखिए, अपना जो ऐप है टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इसमें आरआरबी एएलपी CBT2 पार्ट बी के लिए कोर्स, स्पेशल कोर्स फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए अवेलेबल है। आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आप लोग हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो नॉट ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एमसीक्यू पढ़ के, एमसीक्यू के भरोसा, जैसे पिछले साल बहुत सारे जगह में एमसीक्यू पढ़ के आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग पास हो जाएंगे, बहुत सारा स्टूडेंट्स फेल हो गया था। तो ऐसा गलती इस बार मत करिएगा क्योंकि टीसीएस अब एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन, नॉर्मल एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन से नहीं पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा कोर्स का, आप लोग जाके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और अगर लास्ट में जब आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगा तब आप ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एएलपी जो CBT2 पार्ट बी के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए 30 सेट मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो मॉक टेस्ट भी है, कोर्स भी है, आप लोग जैसे चाहते हैं वैसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 41, ऑन व्हाट बेसिस इज ए जॉइंट said to be double riveted lap joint और ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो किस बेसिस पर हम लोग कहते हैं डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट? तो किस बेसिस पर हम लोग कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या है? और एक आपका होता है बट जॉइंट। बट जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? बट जॉइंट में हम लोग प्लेट को एंड टू एंड रख के रिवेट से ज्वाइन करते, एंड टू एंड रख के रिवेट से ज्वाइन करते, इसे हम लोग कहते हैं बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में हम लोग प्लेट को एंड टू एंड रख के रिवेट से ज्वाइन करते हैं।
ओके, और लेफ्ट जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रख के हम लोग रिवेट से ज्वाइन करते हैं। लेफ्ट जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को रख के या दूसरा प्लेट को लटाकर हम लोग रिवेट से ज्वाइन करते हैं, इसे लेफ्ट जॉइंट कहते हैं। ओके, तो किस बेस पर हम लोग बोलते हैं डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट और ट्रिपल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट, जॉइंट के प्रकार के हिसाब से नहीं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोज ऑफ रिवेट इन जॉइंट, यानी कि जॉइंट में कितने नंबर ऑफ रोज रिवेट है उसके हिसाब से, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जॉइंट के मजबूती के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ रिवेट्स इन जॉइंट, जॉइंट में कितने कॉलम ऑफ रिवेट है उसके बेसिस पे। तो हम लोग डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट, ट्रिपल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट किस बेसिस पर कहते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कितना रोज ऑफ रिवेट है। अगर सिंगल रो ऑफ रिवेट है तो वो आपका है सिंगल रिवेटेड जॉइंट, अगर डबल रो रिवेट है उसे हम लोग कहते हैं डबल रिवेटेड जॉइंट, अगर ट्रिपल रो ऑफ रिवेट होता वो हमारा होता है ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट। ओके, तो देखिए जैसे मैंने बोला लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को हम लोग लेटा कर रखते हैं या एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को रख के रिवेट से ज्वाइन करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग रखे और फिर हम लोग रिवेट से ज्वाइन किया, ये हमारा सब एक रिवेट है, ठीक है। तो देखो एक रो दो रो, ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्या है, डबल रिवेटेड, डबल रिवेटेड। ओके, इधर देखो एक रो दो रो तीन रो, इसीलिए ये हमारा क्या है, ट्रिपल रिवेटेड, ट्रिपल रिवेटेड। और ये देखो लेफ्ट जॉइंट है क्योंकि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को हमने रखा है और फिर हम लोग एक रो ऑफ रिवेट, दो रो ऑफ रिवेट, तीन रो ऑफ रिवेट से हम लोग ज्वाइन किया, इसीलिए ये हमारा क्या है, ट्रिपल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। और ये हमारा क्या है, देखो एक रो दो रो, तो ये हमारा है डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। तो हम लोग किस तरह से अलग कर रहा है, किस तरह से पहचान रहा है कि ये डबल रिवेटेड जॉइंट है, ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट है, तो उसमें कितने रोज ऑफ रिवेट है उसके बेसिस पर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं डबल रिवेटेड जॉइंट है या ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट है। अगर ओनली वन रो ऑफ रिवेट होता वो हमारा हो जाता सिंगल रो रिवेट। ओके, अब देखो सिंगल रो रिवेटेड जॉइंट वो आपका लेफ्ट जॉइंट भी हो सकता है, बट जॉइंट भी हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा प्लेट का अवस्थान के हिसाब से। ओके, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, किसी एक रिवेट की सेंटर से उसके कोरस्पॉन्डिंग रिवेट की सेंटर पॉइंट तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पिच। वैसे पिच का डेफिनेशन सभी जगह में सेम है, फाइल में भी सेम है, एक्सो में भी सेम है। तो इसमें क्या है, किसी एक रिवेट की सेंटर पॉइंट से उसके अगले रिवेट यानी कि कोरस्पॉन्डिंग रिवेट की सेंटर पॉइंट तक की जो दूरी है इसे हम लोग कहते हैं पिच। और रिवेट की पिच की फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू डी, यानी कि 3 इंटू डायमीटर ऑफ द रिवेट। ओके, अब देखो ये आपका क्या होता है, जो आपके लास्ट रिवेट होता है, जो आपके लास्ट रिवेट होता है उसके सेंटर पॉइंट से नियरेस्ट जो एज होता है, नियरेस्ट जो आपके एज होता है, एक्चुअली ये आपका होता है 1.5 डी, ये आपका होता है 1.5 डी। नियरेस्ट जो एज होता है इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं, इससे हम लोग मार्जिन कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है 1.5 डी, यानी कि 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। ओके, और वैसे किसी लास्ट रिवेट से उसके जो अगले एज होता है, जो नियरेस्ट एज नहीं, जो अगले एज होता है, इसकी जो दूरी होता है ये आपका कितनी होता है, 2 इंटू डी होती है, 2 इंटू डी होती है। इसलिए कभी कभी देखना मार्जिन का वैल्यू 1.5 डी भी दिया रहता है, 2 डी भी दिया रहता है। तो एक्चुअली देखो मार्जिन का वैल्यू होता है 1.5 डी। तो ये आपका क्या होता है, जो लास्ट रिवेट होता है उसके सेंटर पॉइंट से जो उसके नियरेस्ट एज होते हैं उसके जो न्यूनतम दूरी है 1.5 डी। ओके, और मैक्सिमम दूरी कितनी होगी,
0 इंटू डी या 2D। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, in a full lap joint diagonal pitch is given by dash where PD is equal to diagonal pitch, P is equal to pitch, D is equal to diameter of rivet। तो देखिए इसमें आपको बोला है फुल लैप जॉइंट में डायगोनल पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ओके, where PD is equal to diagonal pitch, P is equal to pitch मैंने आपको बोला, और D is equal to diameter of rivet। तो इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल पिच इज इक्वल टू 2 इंटू पिच प्लस D, यानी कि 2 इंटू पिच ऑफ रिवेट्स प्लस डायमीटर ऑफ रिवेट डिवाइड बाई 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डायगोनल पिच क्या है वो आपको समझना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फुल लैप जॉइंट के लिए ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए ये आप बता दीजिए कि आपका किस तरह का लैप जॉइंट है, सिंगल डिबेटेड लैप जॉइंट, डबल डिबेटेड या ट्रिपल डिबेटेड लैप जॉइंट। तो देखिए 1 रो 2 रो, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा डबल डिबेटेड लैप जॉइंट। लेकिन इसमें देखिए ये तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन इधर देखिए आपका जिग जैग में है 1 2 3 4 5 इस तरह का। वेट कहाँ गया, जिग जैग में है देखिए ऐसा 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 ऐसा। तो इसीलिए देखिए ये आपका 1 रो 2 रो ऑफ आपका डिबेट्स है, इसीलिए डबल डिबेटेड। और ये आपका देखिए ऐसे जैसे नॉर्मली पहले आपका प्लेन टाइप मैंने दिखा था वो आपका नहीं है, ये आपका जिग जैग टाइप इस तरह का है, इसीलिए डबल डिबेटेड जिग जैग लैप जॉइंट। ठीक है, तो देखिए डायगोनल पिच क्या हो जाएगा, डबल डिबेटेड जिग जैग लैप जॉइंट में क्या होता है, एक डिबेट आपका इधर है और अगले डिबेट आपका इधर होता है। ये आपका कितने दूरी में होता है, देखिए इन दोनों डिबेट के बीच की डिस्टेंस क्या है आप जानते हैं 3D। ओके, इसीलिए देखिए आधा क्या किया, आधा को 1 and 1/2 D किया, यानी कि 1.5D इधर है और इधर 1.5D। ठीक है, तो बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया, तो इसी जगह में अगले डिबेट को डाला है। फिर देखिए 1.5D की दूरी में इधर एक डिबेट, फिर 1.5D के डायगोनल में एक डिबेट, फिर 1.5D के डायगोनल में और एक डिबेट। तो देखिए डायगोनल पिच में होता क्या है, ये आपके पिच डायगोनली होता है। देखिए पिच आपका एक डिबेट से दूसरे डिबेट तक की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही होता है, बिल्कुल इधर आपका है, लेकिन डायगोनल बोला है इसीलिए ये आपका डायगोनल बराबर जा रहा है। ओके, इसीलिए जिगजैग लैप जॉइंट में या डबल डिबेटेड जिगजैग लैप जॉइंट में किसी डिबेट की सेंटर पॉइंट से उसकी डायगोनली अवस्थित यानी कि कर्ण बराबर अवस्थित अगले डिबेट की सेंटर तक की दूरी का हम लोग कहते हैं डायगोनल पिच। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी डी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू आपका होता है क्या है पिच प्लस 3 यानी कि डायमीटर ऑफ रिवेट बाई 3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। डायगोनल पिच इज इक्वल टू 2 इंटू पिच ऑफ रिवेट प्लस डायमीटर ऑफ रिवेट डिवाइड बाई 3। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, बिल्कुल सही। देखो, which of the following is the primary reason why copper is widely used as a conductor in electrical wiring? देखो इसमें बोल रहा है कि कॉपर यानी कि तांबा का उपयोग हम लोग क्यों इतना ज्यादा करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में कंडक्टर के हिसाब से। तो देखो इलेक्ट्रिकल वायर में कंडक्टर के हिसाब से कॉपर सबसे ज्यादा उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पहले ये तो देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल वायर में कंडक्टिविटी को सही रखने के लिए एक सही कंडक्टर का यूज करना है। तो सही कंडक्टर क्या है, आपका कॉपर है। और कॉपर से भी अच्छे कंडक्टर कौन है, सिल्वर। दोनों में कौन ज्यादा महंगा होता है, सिल्वर ज्यादा महंगा होता है। अगर हम लोग रास्ते घाट में सड़क में कहीं और जगह में जनरली जैसे किसी भी जैसे एरिया में अगर हम लोग सिल्वर के अगर वायर यूज करते तो सब चोरी हो जाएगा। आज लगाएंगे तो कल अगले दिन चोरी हो जाएगा क्योंकि बहुत महंगा आता है। ओके, इसीलिए
सिल्वर बेस्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का बावजूद हम लोग कॉपर का ही यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ते में मिल जाता है और एक बेस्ट कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जब भी कंडक्टर बेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि उसमें कंडक्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। इसीलिए देखिए कॉपर का लो रेजिस्टेंस होता है, बाधा कम देता है, इसीलिए इसका हाई कंडक्टिविटी होगा। बिल्कुल देखो कंडक्टिविटी के साथ रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्यस्तानुपातिक संपर्क होगा। ओके, इसीलिए देखो कॉपर को हम लोग कंडक्टर के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके पीछे यही कारण होता है कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टिविटी उसका ज्यादा होता है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम इस तरह से पूछा जाए, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या है, ये आपका हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर के बाद होता है कॉपर के बाद होता है गोल्ड के बाद होता है आपका एल्यूमिनियम। ओके, हम लोग सिल्वर यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत महंगा आता है। किसी भी जगह में अगर हम लोग कॉमन प्लेस में एक सिल्वर यूज करेंगे, सब अगले दिन चोरी हो जाएगा, किसी न किसी लोग आके चोरी कर लेगा। इसीलिए हम लोग सिल्वर यूज नहीं करते, महंगा होता है और इसलिए चोरी हो जाने का डर है, यही मेन रीजन है। ओके, नहीं तो सिल्वर बहुत अच्छा, मतलब सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखो द वेव सेट ऑफ हेक्सोटीथ सेट हैज अ पिच ऑफ, तो हेक्सोटीथ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिच होता है। क्या क्या पिच होता है? कोर्स पिच, मीडियम पिच एंड फाइन पिच। पिच का वैल्यू क्या होता है? ये आपका 1.8 मिलीमीटर होता है, ये आपका होता है 1.4 और 1 मिलीमीटर, और फाइन पिच होता है आपका 0.8 मिलीमीटर। ओके, तो फाइन पिच इसमें हमेशा वेव सेट ऑफ टीथ होता है, वेव सेट ऑफ टीथ, और मीडियम में वेव और स्टैगर्ड दोनों होता है। ठीक है, और कोर्स में हमेशा स्टैगर्ड सेट ऑफ टीथ होता है। क्लियर? देखो मीडियम में वेव स्टैगर्ड दोनों होता है, तो वेव किसके लिए होगा? 1.0 के लिए, 1.0 मिलीमीटर पिच के लिए वेव सेट, और 1.4 मिलीमीटर पिच के लिए स्टैगर्ड सेट ऑफ टीथ आपके होता है। तो इसमें देखिए बोला था वेव सेट ऑफ हेक्सोटीथ सेट हैज अ पिच ऑफ, तो वेव हेक्सोटीथ के अगर वेव सेट हम लोग कर रहे हैं उसमें उसका फाइन पिच होगा, तो वो फाइन पिच कितना होगा? 0.8 मिलीमीटर आपका होगा। और 0.8 मिलीमीटर हेक्सो पिच हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग हार्ड मटेरियल के ऊपर हेक्सोइंग करते हैं, फिर जब थिन ट्यूबिंग, TUBING, थिन ट्यूबिंग कंडुइट्स के जब ऊपर हम लोग हेक्सोइंग करते हैं, तो तब हम लोग हेक्सो के फाइन पिच यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। और कोर्स पिच हम लोग कब यूज करेंगे? जब मटेरियल आपका सॉफ्ट रहेगा, तो कोर्स पिच ऑफ हेक्सो ब्लेड आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखो इसमें बोल रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ बाइसेक्टिंग एंगल BAC इन द गिवन फिगर, व्हाई डू वी ड्रॉ आर्क्स फ्रॉम द पॉइंट D एंड E? तो इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल BAC यानी कि BAC, इस एंगल का बात कर रहा है, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए, यानी कि दो भागों में डिवाइड करने के लिए, जो भी एंगल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, why do we draw arcs from point D and E? तो हम लोग कहे D से E तक का आर्क ड्रॉ किया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो एंगल BAC को बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग D और E में हम लोग कहे आर्क ड्रॉ किया, तो ये आपका हो जाएगा टू इंटरसेक्ट अबव A। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अबव A का साथ इंटरसेक्ट करने के लिए, तो इस तरह से जब आपका लाइन जाएगा, इस तरह से जब आपका लाइन जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? इस एंगल को दो भागों में बांट पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा टू इंटरसेक्ट अबव ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बांग्ला में है, मैं आपको बता देता हूं इंग्लिश में।
উচ্চ গতির অটোমেটেড স্বয়ংক্রিয় হনিং অপারেশনগুলির জন্য কোন ধরনের হনিং সরঞ্জামটি সবচেয়ে উপযুক্ত। মানে इधर आपको बोल रहे हैं हाई स्पीड ऑटोमेटेड हनिंग ऑपरेशन। हाई स्पीड ऑटोमेटेड हॉर्निंग ऑपरेशन के लिए हम लोग किस तरह का हॉर्निंग टूल का यूज करते हैं। तो हाई स्पीड ऑटोमेटेड हॉर्निंग ऑपरेशन, देखो पहले तो ये आपका हाई स्पीड है और ऑटोमेटेड हॉर्निंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग किस तरह का हॉर्निंग टूल का यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे मल्टी स्टोन हॉर्निंग टूल का यूज करेंगे। इसमें मल्टीपल स्टोन्स रहता है इस हॉर्निंग टूल में। ओके, अब जानते हैं, देखिए हॉर्निंग से जब भी बात आया तो हॉर्निंग टूल का मूवमेंट कैसा होता है। हॉर्निंग टूल का मूवमेंट वर्टिकल भी होता है और ये रेसिप्रोकेट भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है। ये आपका मूवमेंट वर्टिकल नीचे की तरफ आता है और रेसिप्रोकेट भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है। इसीलिए हॉर्निंग टूल का मूवमेंट क्या होता है, वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग। ओके, क्लियर। देखिए हॉर्निंग हम लोग इंटरनल फीचर्स पर करते हैं, जैसे इंजन सिलेंडर बोर्ड है तो उसमें आपका फिनिश को बहुत अच्छा बनाने के लिए हम लोग हॉर्निंग ऑपरेशन करते हैं। लैपिंग जैसे एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सरफेस पर हम लोग लैपिंग करते हैं। हॉर्निंग से सिर्फ हम लोग इंटरनल सरफेस का ही फिनिशिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? ओके। ए मटेरियल विथ हाई टफनेस मस्ट हैव, तो जिस भी मटेरियल का टफनेस यानी कि चिमड़ापन बहुत ज्यादा है तो उसमें और क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, मजबूती बढ़ जाएगा और डक्टिलिटी भी अच्छा होगा, उसमें तन्यता आएगा। तभी ना वो अब क्या करेगा, जब भी शॉक्स आएगा, इंपैक्ट वाइब्रेशन होगा, वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए किसी भी मटेरियल का अगर टफनेस बहुत ज्यादा हाई है यानी कि उसका स्ट्रेंथ मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेस ब्रिटलनेस होगा, भंगुर या भंगुरता कम हो जाएगा और डक्टिलिटी भी इसका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टफनेस बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, हम लोग टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। देखो हार्डनिंग के बाद हम लोग टेम्परिंग करते हैं। हार्डनिंग जब भी करते हैं तो वो आपके स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। उसमें कौन सा स्ट्रक्चर रहता है, मार्टेनसाइट, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। उसको उस स्टील को हम लोग किसी अच्छे जगह में यूज नहीं कर पाते हैं। तो जब हम लोग इतना ट्रीटमेंट करके बना रहे हैं तो उसको किसी अच्छे जगह में तो यूज करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्डनिंग करने के बाद हार्ड हो जाता है। हार्ड होने का साथ साथ तो जानते हैं ब्रिटल स्ट्रक्चर भी होता है। तो ब्रिटल जब होगा तो हम लोग किसी अच्छे जगह में उसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर उस हार्डन स्टील को हम लोग रीहीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड के कम तापमान पर, फिर हम लोग उसे ठंडा करते हैं। तो ये जो आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इसे टेम्परिंग हम लोग कहते हैं। ओके, तो टेम्परिंग से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, टफनेस को बढ़ा रहे हैं, ब्रिटलनेस को घटा रहे हैं और डक्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। इंड्यूस डक्टिलिटी उसमें हम लोग डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइटल ब्लॉक इज और आर ट्रू। टाइटल ब्लॉक के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो जब भी आप ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग शीट के एकदम राइट साइड के बॉटम एंड में हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। ओके, तो इस टाइटल ब्लॉक के बारे में कौन सा कथन सही है, पढ़ लेते। पहला स्टेटमेंट, द टाइटल ब्लॉक इज सिचुएटेड इन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग शीट। बिल्कुल मैंने आपको बोला कि टाइटल ब्लॉक कहां रहेगा, बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग शीट। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। द कंटेंट्स ऑफ द टाइटल ब्लॉक आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड टू सूट इंडिविजुअल कंपनी नीड्स। तो इसमें स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि टाइटल ब्लॉक में जो जो कंटेंट रहता है या जो भी चीज हम लोग मेंशन करते हैं वो आपका स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए हम लोग इसे कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी अगर चाहते हैं उसके अपने हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ चीज को टाइटल ब्लॉक के कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए तो वो नहीं कर सकते। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। कंटेंट्स ऑफ द टाइटल ब्लॉक का स्टैंडर्डाइज बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है। जो भी टाइटल ब्लॉक में हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग क्या क्या लिखते हैं, ड्राइंग टाइटल लिखते हैं, जो भी चीज हम लोग लिखते हैं वो स्टैंडर्ड होता है।
लेकिन अगर किसी भी कंपनी चाहते हैं तो अपने व्यक्तिगत इच्छा के हिसाब से वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं टाइटल ब्लॉक के कंटेंट्स को। ओके, तो अब आपको जानना है कि कंटेंट्स ऑफ टाइटल ब्लॉक, जो टाइटल ब्लॉक है उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है। ड्राइंग टाइटल, ड्राइंग का टाइटल यानी कि द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग। फिर ड्राइंग नंबर रहता है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू द ड्राइंग। स्केल, किस स्केल में हम लोग बनाया है। द रेशियो ऑफ द ड्राइंग साइज टू द एक्चुअल साइज, 1:2 स्केल में बनाया है या 2:1 स्केल में, यानी कि रिड्यूसिंग स्केल में या इनलार्ज स्केल में बनाया है। ओके, डेट हम लोग लिखते हैं। नेम ऑफ द ड्राफ्टर, किस पर्सन ने ये ड्राइंग बना रहा है उसका नाम। अप्रूवल डिटेल्स, किसी का अगर अप्रूवल लेने का जरूरत है उसमें हम लोग टाइटल ब्लॉक में ये भी कंटेंट रख सकते हैं। सिग्नेचर और स्टैम्प्स इंडिकेटिंग रिव्यू एंड अप्रूवल, तो रिव्यू और अप्रूवल के लिए किसी का सिग्नेचर और स्टैम्प अगर आप उसे रखना चाहते हैं तो ऐसा भी ऑप्शन आप रख सकते हैं। कंपनी का लोगो भी आप रख सकते हैं, लोगो और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कोड नेम या कंटैक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं। तो देखो टाइटल ब्लॉक में इतने सारा चीज आपका आप लोग रख सकते हैं। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड होता है। जैसे कोई भी आप बुक खोलते हैं तो सबसे पहले कंटेंट्स रहता है, यानी कि चैप्टर का नाम रहता है। उसी तरह से टाइटल ब्लॉक में ये सब चीज आपका लिखना होता है। तो अगर किसी कंपनी चाहते हैं तो ये जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई भी कर सकते हैं वो अपने अनुसार। देखिए इसमें बोला है कि एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट 2, जो स्टेटमेंट 2 में आपको बोला है कि जितना भी कंटेंट है वो आपका स्टैंडर्डाइज है, इसीलिए हम लोग उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। वेट पर बच्चा ले जा रहा है। देखो स्टेटमेंट 2 claims that the contents of the title block are standardized and cannot be modified to suit individual company needs। किसी भी एक कंपनी अगर चाहते हैं उसके जरूरत के हिसाब से टाइटल ब्लॉक के कंटेंट को वो मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है। तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखिए क्यों, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज व्हाइल सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द टाइटल ब्लॉक आर स्टैंडर्डाइज। देखो जैसे बोला कि टाइटल ब्लॉक के कुछ सर्टेन एलिमेंट होता है जो आपके स्टैंडर्ड होता है, लेकिन सब आपके स्टैंडर्ड नहीं होता है। ओके, इसीलिए बोला है व्हाइल सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक के कुछ निश्चित एलिमेंट है जो स्टैंडर्डाइज होता है। जैसे आपका ड्राइंग नंबर, टाइटल, स्केल, डेट। तो कंपनी ऑफेंस कस्टमाइज द टाइटल ब्लॉक टू इंक्लूड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑपरेशन। तो कंपनी अगर चाहते हैं बाकी जो भी कंटेंट्स है उसको एडिट करके या मॉडिफाई करके वो अपने हिसाब से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं ऑपरेशन का बारे में। जो भी हम लोग ड्राइंग देते हैं तो ऐसे तो नॉर्मली किसी इंसान का ड्राइंग आप नहीं बनाते, किसी कार का आप ड्राइंग नहीं बनाते। वो जो भी आप जॉब बनाते हैं तो पहले वो ड्राइंग आपको दिया जाता है, यानी कि उस ड्राइंग में क्या क्या ऑपरेशन होगा या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ऑपरेशन का बारे में अगर आप देना चाहते हैं तो वही बोला रिलेवेंट टू द ऑपरेशन। तो वो भी आप लोग वो ऑपरेशन मॉडिफाई करके आप टाइटल ब्लॉक में लिख भी सकते हैं। तो क्लियर हो गया जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो टाइटल ब्लॉक में क्या क्या कंटेंट होता है ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच टूल इज यूज्ड टू क्रिएट थ्रेड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए पाइप। तो देखिए पाइप के आउटर सरफेस में थ्रेड कटने के लिए हम लोग किस उपकरण का यूज करते हैं। पाइप टेप, फ्लेयरिंग टूल, पाइप रिमर, पाइप डाई। तो देखिए जब भी आपको एक्सटर्नल थ्रेड कटना होता है तो हम लोग डाई का यूज करते हैं। तो पाइप पर हम लोग थ्रेड कटेंगे इसलिए पाइप डाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इंटरनल थ्रेड जब आपको बोलेगा तो आपको पाइप टेप यूज करना पड़ेगा। तो पाइप डाई से जब भी हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड करते हैं तो पाइप के एक्सटर्नल थ्रेड आपका टेपर्ड होता है, हल्का मात्रा में टेपर्ड होता है। और पाइप डाई का साइज रेंज क्या है 1/4 इंच से 4 इंच तक पाइप डाई का साइज होता है। ओके, क्लियर हो गया है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मटेरियल्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल क्रैश जोन। ऑटोमोबाइल क्रैश जोन जहां पे क्रैश होने का ज्यादा चांस होता है, जहां टूटने का ज्यादा चांस होता है, तो ऐसा
जगह में जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो ये आपका हाई ब्रिटलनेस, तो देखो क्रैश जोन में ब्रिटलनेस ज्यादा होगा तो वैसे भी तो टूट के चूर चूर हो जाएगा। तो हाई ब्रिटलनेस तो नहीं होगा, हाई स्टिफनेस भी नहीं होगा, हाई हार्डनेस होने से हाई ब्रिटलनेस भी आपका होगा, तो हाई टफनेस। तो ऑटोमोबाइल के जिस भी आपके पार्ट्स या जो भी आपके क्रैश जोन से जहां क्रैश होने का ज्यादा चांस है तो वहीं पे जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हाई टफनेस प्रॉपर्टी होना बहुत ही जरूरी है। ओके, टफनेस अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें तो एक प्रॉपर्टी है, इससे कार से होने वाला या ऑटोमोबाइल जो भी आप कार है, बाइक है, जो भी चीज़ है, तो जो भी शॉक्स, वाइब्रेशन या इम्पैक्ट जब भी आएगा, झटका जब भी आएगा तो उसको सहन कर पाएगा, टूटेगा नहीं। ओके, इसलिए हाई टफनेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द लेंथ ऑफ ए रजिस्टर इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस assuming all other factors remain constant। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को जानना चाहिए क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, इसमें बोल रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ ए रजिस्टर इज डबल, किसी भी रजिस्टर का अगर लंबाई को 2 गुना किया जाता है, व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस, तो उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी सब चीज आपका सेम टू सेम वैसे है, जो पहले तो वैसे, सिर्फ हम लोग क्या किया, रजिस्टर का लंबाई को हम लोग बढ़ा दिए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, अगर लंबाई को हम लोग 2 गुना बढ़ा देते हैं, सोचिए ये आपका रो हो जाएगा तो 2L आपका हो जाएगा डिवाइड बाई ए, तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, लंबाई अगर ट्रिपल होगा तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ लेंथ ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस के साथ लेंथ ऑफ द रजिस्टर ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनल में है, ये आपका आप बोल सकते हैं जैसे नॉर्मल प्रोपोर्शन में है। ओके, सरल समानुपातिक में है। ओके, और अगर रेजिस्टेंस के साथ एरिया का बताया जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, तो व्यस्तानुपातिक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसमें अगर एरिया बढ़ता तो रेजिस्टेंस घटता। ओके, तो एरिया अगर कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ द रजिस्टर, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये आपका सरल अनुपाती है, यानी कि ये आपका जब भी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। इसीलिए अब लेंथ 2 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस कितना होगा, वो भी आपका डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ऑब्जर्व द गिवन रफनेस ग्रेड सिंबल एंड identify the corresponding roughness grade number whose corresponding roughness value is 0.2 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये आपको रफनेस ग्रेड आपको बताना है सिंबल देख के, और इधर आपको बोल भी दिया है रफनेस वैल्यू क्या है, 0.2 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। तो ये आपको रफनेस ग्रेड बताना है, सिंबल देख के, सिंबल भी दिया है, रफनेस वैल्यू भी दिया है, तो ग्रेड आपको बताना है। तो ग्रेड आपका हो जाएगा N4, क्योंकि ग्रेड आपका होता है N1 से N12 तक। ठीक है, तो N1 से N1 का वैल्यू होता है 0.025, ये आपका सब माइक्रोन या माइक्रोमीटर में होता है। N2 का वैल्यू होता है 0.05, N3 का होता है 0.1, लगभग ये डबल हो जाता है। ठीक है, इन तीनों के लिए जो सिंबल होता है वो आपका आप बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड ट्राइंगल, इन्वर्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब उल्टा समबाहु त्रिभुज होता है। तो ऐसा कितना होता है, ऐसे 4 होता है। ओके, N4 से N6 वैल्यू देखिए, N4 का वैल्यू क्या है 0.2, तो N 0.2 बोला था, इसीलिए इसका रफनेस ग्रेड क्या हो जाएगा, इसका रफनेस ग्रेड हो जाएगा N4। ओके, N5 का होता है रफनेस वैल्यू 0.4, N6 का होता है 0.8। देखिए सब डबल हो रहा है। तो N4 से N6 इसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं,
तीन इन्वर्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीन उल्टा समबाहु त्रिभुज, ये हम लोग सिंबल यूज करते हैं। फिर N7 से N9 देखिए सब डबल होते जा रहा है। तो देखिए इधर 0.8 को अगर 2 से मल्टीपल कर दो 1.6, N7 को तो 3.2, इधर देखिए इधर आपका डबल नहीं होता है, डबल से थोड़ा सा कम होता है, 6.4 की जगह 6.3 होता है। ओके, तो देखिए N8 का वैल्यू होता है ये आपका 6.3। अगर आप लोग ओनली N1 का याद रखते हैं तो बाकी सब चीज आप लोग निकाल पाएंगे, लगभग डबल हो रहा है। ओके, तो देखिए अगर आप N1 का याद रखिएगा 0.025, बाकी आपको अगर N7 भी बोला जाए मल्टीपल करते करते हुए आप 2 से मल्टीपल जब भी करेंगे, डबल जब भी आप करते जाएंगे तो उसका आसपास का वैल्यू देख के आप ऑप्शन से राइट आंसर निकाल सकते हो। तो इसीलिए एक ही वैल्यू आपको याद रखना है, पूरा चार्ट आपको सिर्फ एक बार देख लेना है। और देखिए कहां से कहां तक क्या क्या सिंबल होता है, N7 से N आपका 9 तक ये आपका 2 उल्टा समबाहु त्रिभुज होता है। फिर N10 और N11 के लिए एक उल्टा समबाहु त्रिभुज होता है। N12 इसका रफनेस वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, ये आपका कितना है 50 होता है, 50 माइक्रोन। इसलिए इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरह का सिंबल होता है, या आप बोल सकते इस तरह का सिंबल होता है। ओके, सबका सिंबल आपको याद रखें। तो इधर देखिए 2 चीज बता दिया। सबसे पहले आपको ये रफनेस के लिए जो सिंबल है वो आपको दिखा दिया है, रफनेस वैल्यू भी दिया, आपको रफनेस ग्रेड बोलना है। एक याद रखने से आपको सब पता चल जाएगा। डबल करते हुए अब जब भी जाइएगा तो अप्रॉक्स आंसर आपके आ जाएगा, तो फिर ऑप्शन देख लीजिएगा, राइट आंसर आप कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैप रेंज अलाउ वन हैंडेड ऑपरेशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा टैप रेंज से हम लोग एक हाथ से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो टैप रेंज हम लोग किस लिए यूज करते हैं, टैप रेंज हम लोग यूज करते हैं टैप को घुमाने के लिए। टैप 3 टाइप ऑफ टैप्स होता है। एक आपका होता है फास्ट टैप जिसे हम लोग टैपर टैप कहते हैं, सेकेंड इंटरमीडिएट टैप, इंटरमीडिएट टैप, और थर्ड टैप को हम लोग कहते हैं प्लग या बॉटमिंग टैप। ठीक है, तो इन टैप को घुमाने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको उपकरण यूज करना पड़ेगा, हाथ से थोड़ी ना आप घुमा सकते हैं, इसीलिए हम लोग टैप रेंज यूज करते हैं। तो देखिए टैप रेंज जैसे आपका डबल एंडेड एडजस्टेबल टाइप टैप रेंज होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे ओपन प्लेस में यूज करेंगे। और जब आपके टैप भी आपके डायमीटर में बड़ा होता है या टैप के साइज भी बड़ा होता है, तब हम लोग यूज करेंगे डबल एंडेड टैप रेंज। ओके, और इसको हम लोग ओपन प्लेस में यूज करेंगे। जब भी कोई रेस्ट्रिक्टेड प्लेस होगा जहां पे आप अपना दोनों हाथ घुसा नहीं सकते, एक ही हाथ से आपको काम चलाना पड़ेगा, या ऐसा जगह में है जहां पे आपका एक हाथ भी नहीं घुसेगा, वही टैप रेंज का मदद से आपको एक हाथ से घुमाना पड़ेगा, तो उस जगह में रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में हम लोग टी हैंडल टैप रेंज यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में, कुछ सीमित या संकीर्ण जगह में। ओके, तो ये भी हम लोग एक हाथ से ऑपरेशन करते हैं। और रैचेट टैप रेंज, रैचेट मैकेनिज्म आप जानते हैं। ओके, और रैचेट टैप रेंज को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई जगह है जहां पे एक हाथ से, दोनों हाथ से आप लोग नहीं ऑपरेशन कर सकते, नहीं घुमा सकते, एक हाथ से इस ऑपरेशन को आप लोग कर सकते हैं। रैचेट स्क्रू ड्राइवर आप देखे हैं, आप जब भी घुमाते हैं ना, जितना टाइट लेना होता लेता है, बाकी वो ऑटोमेटिकली कट 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 होता है, फिर बैक में आ जाता है। ये आपका रैचेट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस टैप रेंज से भी हम लोग एक हाथ से ऑपरेशन कर सकते हैं। स्लाइडिंग टी हैंडल टैप रेंज, तो टी हैंडल टैप रेंज भी एक हाथ से ऑपरेशन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर ऑब्जेक्शन करना था तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते थे। और रैचेट टैप रेंज भी एक हाथ से ऑपरेट किए जाने वाला टैप रेंज है, इसलिए दोनों आंसर सही है। ऑप्शन में जब दोनों दिया है इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रैचेट टैप रेंज को दिखा रहा है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो तब आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और अगर आप ऑब्जेक्शन करना भी चाहते हैं तो आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन तब कर सकते थे। ओके, क्योंकि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज द सिंबल ऑफ ए सर्कल विथ ए स्मॉल एरो इनसाइड इट रिप्रेजेंट। तो एक सर्कल के अंदर छोटा सा एरो क्या इंडिकेट कर रहा है या क्या दर्शा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है मोटर। तो मोटर का सिंबल इस तरह का होता है। अगर फिल्टर का सिंबल, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार फिल्टर का सिंबल से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है।
तो फिल्टर का सिंबल आपका इस तरह का होता है। फिल्टर मतलब छन्नी है, देखिए बीच में आपका छन्नी जैसा आपका होता है, ये आपका फिल्टर का सिंबल है। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का सिंबल कैसा होता है? रिजर्वायर का जैसा ही होता है, इस तरह का होता है। रिजर्वायर का शुद्ध इस ए वाला पार्ट होता है, लेकिन ए वाला पार्ट नहीं होता, तो ये एक्यूमुलेटर का सिंबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉजन साइंस? तो कॉजन या वार्निंग, वार्निंग साइन को हम लोग कॉजन साइन कहते हैं। तो इसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर होता है येलो। आप जानते हैं वार्निंग साइन का कलर किस तरह का होता है? येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का बैकग्राउंड होता है, ब्लैक कलर का बॉर्डर एंड सिंबल होता है। येलो कलर का बैकग्राउंड, ब्लैक कलर का बॉर्डर एंड सिंबल होता है। तो एक कॉजन या वार्निंग क्या करते हैं? आपको वार्न करता है आने वाला खतरों से, जैसे डेंजर जहां पे भी होगा इस तरह का सिंबल होगा, वायरस के लिए ये सिंबल। तो जो भी इंपॉर्टेंट सिंबल है मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, काफी बार एग्जाम में पूछा है। हाईली फ्लेमेबल, फिर वेट, हाई टेम्परेचर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर इतना ही देखिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट, इन चीज को बहुत अच्छा से आप लोग याद रखें। एक लेजर बीम का भी होता है, लेजर बीम का ये नहीं दिया है, तो लेजर बीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखिएगा। Which of the following correctly differentiates a cutting blowpipe या टॉर्च फ्रॉम ए वेल्डिंग ब्लोपाइप और टॉर्च? तो वेल्डिंग ब्लोपाइप और कटिंग ब्लोपाइप में क्या मेनली अंतर होता है? देखिए कटिंग ब्लोपाइप के दो कंट्रोल वाल्व होने का साथ साथ एक अलग से हाई प्रेशर ऑक्सीजन लीवर होता है। ओके, और वेल्डिंग ब्लोपाइप में दो कंट्रोल वाल्व होता है। तो देखिए कटिंग ब्लोपाइप में सिर्फ एक हाई प्रेशर ऑक्सीजन कंट्रोल लीवर एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब आपका सेम होता है। ठीक है, तो कटिंग ब्लोपाइप में क्या होता है? दो कंट्रोल वाल्व होने का साथ साथ एक हाई प्रेशर ऑक्सीजन वाल्व होता है, और वेल्डिंग ब्लोपाइप में सिर्फ दो कंट्रोल वाल्व होता है। ये आपका मेन डिफरेंस होता है। अब देखिए ये भी आपको बता देता हूं, ये आपके कटिंग ब्लोपाइप है, ये वेल्डिंग ब्लोपाइप है। कटिंग ब्लोपाइप के देखो वेल्डिंग ब्लोपाइप के जैसा ही है, एक आपका ऑक्सीजन ये वाल्व है, ये आपके एसिटिलीन वाल्व है। ठीक है, ये भी आपके ऑक्सीजन वाल्व, ये आपके एसिटिलीन, वेट लिखा क्यों नहीं, ये आपके एसिटिलीन C2H2 ऊपर तक लिखा है। कटिंग ब्लोपाइप में क्या होता है? हाई प्रेशर ऑक्सीजन लीवर होता है। तो ये आपका कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल लीवर, ये लीवर सिर्फ आपका एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि बाकी आपका सब कुछ सेम होता है। देखिए अगर नोजल का बात किया जाए, कटिंग नोजल कैसा होता है और वेल्डिंग नोजल, ब्लोपाइप का तो मैंने आपको बता दिया। अगर कटिंग ब्लोपाइप का नोजल और वेल्डिंग ब्लोपाइप का नोजल का अगर बात किया जाए, तो कटिंग जो नोजल होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें देखो चारों तरफ आपके होल होता है और बीच में एक होल होता है। तो चारों तरफ जो होल होता है उससे क्या निकालता है? उससे निकालते हैं प्रीहीटिंग फ्लेम, यानी कि न्यूट्रल फ्लेम निकालता है, और बीच के जो होल है उससे आपके प्योर ऑक्सीजन निकालता है कटिंग के लिए। ठीक है, जो चार पास में जो होल है, सर्कमफरेंशियल जो होल है, तो उससे क्या होता है? उससे आपका प्रीहीटिंग फ्लेम निकालते हैं, यानी कि न्यूट्रल फ्लेम निकालते हैं। न्यूट्रल फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मात्रा इक्वल होता है, और बीच में जो होल है इससे कटिंग के लिए प्योर ऑक्सीजन आपके निकालते हैं। ओके, और वेल्डिंग ब्लोपाइप में सिर्फ एक ही नोजल होता है बीच में, उससे आपका हीटिंग फ्लेम निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विथ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक क्यूब या एक घन के साइड लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका लेटरल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगा? तो फॉर्मूला है 4a²। तो 4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 25, तो ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ओके, अगर क्यूब के एरिया क्यूब के ये पूछा जाए
वॉल्यूम पूछा जाए तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि साइड क्यूब। अगर उसका सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर। ओके, और इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें लेटरल सरफेस एरिया आपको पूछा है। लेटरल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन पासिंग स्टेशनरी व्हीकल कीप ए वॉच ऑन डैश हु मे कम आउट सडनली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल and while overtaking it should not be done on dash side. Always keep a good dash between your vehicle and others. तो देखिए लास्ट जो लाइन, इससे आपको तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि ऑलवेज कीप ए गुड डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड अदर। जब भी आप चलते हैं, आपके सामने अगर कोई भी दूसरा व्हीकल है तो दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर गैप आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये अगर अचानक सडन ब्रेक करेगा, डिस्क ब्रेक करेगा तो आप नहीं कर पाएगा, सीधा उसके पीछे जाके आप मार दीजिएगा। इसीलिए डिस्टेंस ये तो आपका हो जाएगा। ऑलवेज कीप ए गुड डिस्टेंस, या गैप भी आपका हो सकता है। तो देखिए गैप भी आपका हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। व्हाइल पासिंग स्टेशनरी व्हीकल, जब आप किसी स्थिर या कोई खड़ा हुआ व्हीकल को आप जब पास करेंगे, कीप ए वॉच ऑन डैश हु मे कम आउट सडनली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल। तो आपको दिखना पड़ेगा जो भी खड़ा हुआ व्हीकल, उसका सामने से कोई अचानक निकल ना जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कीप ए वॉच ऑन पेडिस्ट्रियन हु मे कम आउट सडनली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल। देखो एक ऐसे कोई भी कार खड़ा हुआ है और ये आपका खड़ा हुआ है और मैं अपना कार को लेके इस कार को पास हो रहा हूं, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो खड़ा हुआ कार है उसके सामने से कोई पेडिस्ट्रियन पथ यात्री ना निकल के मेरा गाड़ी के सामने आ जाए। तो हमेशा वो हमें लुक रखना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। इसलिए बोला कीप ए वॉच ऑन डैश, यानी कि पेडिस्ट्रियन हु मे कम आउट सडनली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल, जो खड़ा हुआ व्हीकल उसका सामने से ना निकलकर मेरा गाड़ी के सामने आ जाए। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेडिस्ट्रियन। व्हाइल ओवरटेकिंग इट शुड बी डन ऑन द डैश साइड, जब भी आप ओवरटेक करेंगे तो आपको किस तरह से करना पड़ेगा, आपको हमेशा राइट साइड में करना पड़ेगा। कोई भी एक कार खड़ा है या चल रहा है, आपको ओवरटेक करना है तो राइट साइड से करना है, लेफ्ट साइड से आपको ओवरटेक नहीं करना है। इसीलिए देखिए तीनों ऑप्शन, जो तीनों जो आपका इधर वर्ड बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया, यही बोला है कि जब भी आप कोई खड़ा हुआ व्हीकल को पास करेंगे तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा खड़ा हुआ व्हीकल के सामने से कोई निकलकर, पथयात्री निकलकर आपके गाड़ी के सामने ना आए। व्हाइल ओवरटेकिंग, जब भी आप ओवरटेक करते हैं तो आपको हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करना है। और जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके गाड़ी और जो आपके सामने गाड़ी उसके बीच में आपको प्रॉपर डिस्टेंस या गैप मेंटेन करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन जो सी है, सॉरी ऑप्शन जो ए है, इसमें गैप है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी तो आपको सही से मैच होना चाहिए, वो भी आपका मैच नहीं होगा। जब भी कोई भी व्हीकल तो इधर साइड में खड़ा हुआ है तो उधर से और कौन सा गाड़ी आएगा, उधर से और कोई गाड़ी नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। जो मैं आपको बोल रहा हूं समझ आ रहा है ना। ये देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपका समझने वाला क्वेश्चन है। ये आप लोग अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसका राइट आंसर कर पाएंगे। देख लेते और इसने किया था कि नहीं, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ये तो कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, फिटर का या मैशिनिस्ट टर्नर इलेक्ट्रिशियन किसी का क्वेश्चन नहीं, ये आपका जनरल सेंस के क्वेश्चन है। तब भी देखिएगा इतना बड़ा क्वेश्चन देके छोड़ दिया, ये बाबा कौन सा टेक्निकल का क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं है। टेक्निकल का क्वेश्चन पिछला बार बहुत आसान पूछा है। ऐसा क्वेश्चन अगर नॉर्मली किसी टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाए ना तो 75 में लगभग स्टूडेंट 70 मार्क्स लाएगा, क्योंकि वो लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन आप बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे डिप्लोमा बीटेक के आप स्टूडेंट्स हैं, आप इतने छोटे छोटे चीज़ को आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि थ्योरी आप बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। कोर्स का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोर्स में देखो, इधर तो मैंने एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, कोर्स में हर एक चैप्टर का एकदम बेसिक से एडवांस तक जिस तरह से मैंने आपको समझाया हो ना, आप बहुत अच्छा से पार्ट बी को
मेरा चैनल से पढ़ के आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। किसी और जगह में एमसीक्यू के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उधर सब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हुआ, क्लासेस प्रोवाइड किया हुआ, आराम से आप उससे पार्ट बी को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, डैश इज ए टाइप ऑफ टर्निंग व्हेयर ए वर्कपीस इज टर्न्ड इनटू ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विथ वेरिंग डायमीटर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वो कौन सा टाइप ऑफ टर्निंग होता है जिसमें हम लोग टर्निंग भी स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस वाइज करते हैं। टर्निंग भी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज करते हैं, तो इस टर्निंग को हम लोग स्टेप टर्निंग कहते हैं। स्टेप टर्निंग या सीक्वेंस वाइज जब भी बोलेगा तो वो आपका स्टेप टर्निंग है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब हम लोग स्टेप टर्निंग करते हैं तो कौन से डायमीटर को सबसे पहले टर्न करना चाहिए, बिग डायमीटर या स्मॉल डायमीटर। तो आपको हमेशा याद रखना है, स्टेप टर्निंग करते रहे बड़े डायमीटर को पहले टर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद छोटे डायमीटर को टर्निंग करना है। इसीलिए बोला एक ऐसा टाइप ऑफ टर्निंग है जिसमें हम लोग वर्कपीस को सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप टर्निंग करते हैं उसके डायमीटर के हिसाब से। तो जो बिग डायमीटर उसको पहले, स्मॉल डायमीटर को बाद में, इसे हम लोग स्टेप टर्निंग कहते हैं। As we know from the graduation of micrometer, if we give one full round of thimble, its spindles moves 1/2 millimeter forward or backward. A buck part can be divided into 0 to 50 parts. The least count of the micrometer is dash millimeter. देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं। मतलब आप सबको क्या किया, डरा दिया। देखिए, इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर गया। मैंने तो टेस्ट सीरीज में इस तरह का क्वेश्चंस कभी पढ़े ही नहीं, तो इसका आंसर कैसे करेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है, आप सभी बोल सकते हैं 0.01 मिलीमीटर, आप सभी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। लेकिन यही चीज को घुमा फिरा कर उसका डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चंस बनाकर आपको पूछा है। देखिए, एज वी नो फ्रॉम द ग्रेजुएशन ऑफ माइक्रोमीटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन किस पर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरल या स्लिप पर होता है। ओके, इफ वी गिव वन फुल राउंड टू थिम्बल, थिम्बल का अगर हम लोग एक चक्कर लगाते हैं या थिम्बल को पूरा एक रोटेशन करवाते हैं, इट स्पिंडल मूव्स हाफ मिलीमीटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो स्पिंडल क्या होता है, हाफ मिलीमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर आपका आगे या पीछे होता है। ओके, ए बक पार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 0 to 50 पार्ट्स। बक पार्ट यानी कि देखिए, थिम्बल का बात कर रहे हैं, थिम्बल में कितना डिवीजन होता है, थिम्बल में 0 से 50 डिवीजन होते हैं, यानी कि थिम्बल को हम लोग टोटल 50 भागों में डिवाइड किए। ओके, द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर इज, तो लीस्ट काउंट क्या है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है, थिम्बल का एक डिवीजन का वैल्यू। थिम्बल में टोटल 50 डिवीजन होता है, जो सर्कुलर स्केल है उसे थिम्बल कहते हैं, उसमें टोटल 50 डिवीजन होता है, तो उसका एक डिवीजन का वैल्यू होता है उसका लीस्ट काउंट। तो थिम्बल का एक डिवीजन का वैल्यू लीस्ट काउंट होता है। तो देखिए, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है आपका पिच, और पिच आपका क्या है, पिच आपका 0.5 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। तो पिच आपका 0.5, थिम्बल डिवीजन 50, तो ये आपका आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये तो मैंने आपको लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला बता दिया, प्रोसेस बता दिया। लेकिन नॉर्मली आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन इसी को घुमा फिरा कर आपको पूछा है। ओके, अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, स्पिंडल कब फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव होगा। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप जान लीजिए, जब हम लोग थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्पिंडल आपका बैकवर्ड आएगा, स्पिंडल बैकवर्ड आएगा। ओके, और जब हम लोग थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पिंडल आपका फॉरवर्ड होगा। ओके, स्पिंडल को थिम्बल को जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्पिंडल बैकवर्ड आएगा, और थिम्बल को जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्पिंडल फॉरवर्ड होगा। ओके, तो देखिए, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं माइक्रोमीटर का पिच क्या है। थिम्बल का पूरा एक रोटेशन लेने से या थिम्बल का पूरा एक चक्कर करने से बैरल जितना आगे या जितना पीछे होता है, इसी को हम लोग पिच कहते हैं। तो देखिए, इतना क्या हो रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव हो रहा है जब हम लोग थिम्बल का एक रोटेशन लगा रहे हैं। तो हाफ मिलीमीटर ये आपका क्या है, यानी कि 0.5 मिलीमीटर आपका पिच है माइक्रोमीटर का। क्लियर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, नट एंड बोल्ट। देखिए, सेम उसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछे, एज वी नो
फ्रॉम द ग्रेजुएशन ऑफ माइक्रोमीटर, ग्रेजुएशन ऑफ माइक्रोमीटर से हम लोग जैसे कि जानते हैं, इफ वी गिव वन फुल डाउन टू थिम्बल, इट्स स्पिंडल मूव्स हाफ मिलीमीटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो स्पिंडल को अगर एक चक्कर पूरा लगाते हैं तो स्पिंडल हाफ मिलीमीटर आगे या पीछे जाएगा। आगे कब जाएगा? जब हम लोग थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और पीछे कब जाएगा स्पिंडल? जब हम लोग थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। Therefore, one part of the thimble is its। तो थिम्बल का एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? थिम्बल का एक पार्ट का वैल्यू या एक डिवीजन का वैल्यू, थिम्बल में टोटल 50 डिवीजन होता है, तो उसका एक पार्ट या एक डिवीजन का वैल्यू क्या हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। तो तब भी आपका राइट आंसर, मैंने आपको बोला 0.01 मिलीमीटर, इसी को हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो क्वेश्चन सिंपल है, देखिए, लेकिन देखिए इस स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं कर पाए। आप लोग जैसे एग्जाम देकर आप लोग जब भी आए, आप बोल रहे थे पेपर पूरा घबरा दिए, मतलब घबराने वाला पेपर पूछा है, सब टफ क्वेश्चन पूछा, एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन पूछा। एआई एक्सट्रैक्शन बोलकर कुछ क्वेश्चन नहीं होता। अब नॉर्मली चैट जीपीटी में, जेमिनी में जाके ढूंढ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। गूगल पर कहीं पे भी एआई से भी आपको नहीं मिलेगा। ये सब क्वेश्चंस आपको डराने के लिए देखो, टीचर्स के जो भी इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, वैसा टीचर घुमा फिरा कर क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूछते, और कुछ नहीं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ओके, इसका एप्लीकेशन हम लोग मेनली कहां पर करते हैं? तो इट इज यूज्ड ऑल फेरस एंड नॉन फेरस मेटल विथ हाई टेम्परेचर। तो सभी प्रकार के फेरस और नॉन फेरस मेटल के ऊपर जब आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर आर्क के साथ, तब हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग किस टाइप ऑफ फास्टनर है? वेल्डिंग आपका एक परमानेंट फास्टनर है, ये भी आपको याद रखना है। वेल्डिंग के लिए हम लोग मेनली कौन गैस का यूज करते हैं? वेल्डिंग शॉप में हम लोग कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? CO2 फायर एक्सटिंग्विशर मेनली हम लोग यूज करते हैं। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन बांग्ला में दिया है। तो बांग्ला में बोला है, 5S ধারণার মধ্যে নিম্নলিখিত কোন পরিষেবা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি এস্টাবলিশড প্রসিজার বজায় রাখার অভ্যাস তৈরি করার কথা বলে। तो 5S एक जापानीज सिस्टम है, आप जानते हैं 5S ये आपका क्या है? शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, यानी कि सेइरी, सेइटोन, सेइसु, सेइकित्सु, सेटसुके। जापानीज में मैंने बता दिया, इंडिया में ये आपका है। तो इसमें बोल रहा है कि 5S जो सिस्टम है, तो ऐसा कौन सा पद्धति ये बताता है कि डिसिप्लिन या वेल मेंटेन के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। ये बोला है ना कि आप प्रतिष्ठित पद्धति बजाय रखकर अभ्यास तैयारी करा कथा वाली, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कौन सा पद्धति बताते हैं? तो सस्टेन मतलब मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन डिसिप्लिन। ओके, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सस्टेन। सस्टेन, सस्टेन का जापानीज क्या हो जाएगा? सेइरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकित्सु, शित्सुके, शित्सुके आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डज द सरफेस फिनिश सिंबल शोन इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। तो इसमें एक सरफेस फिनिश का सिंबल दिया है, ये क्या दर्शा रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक सरफेस टेक्सचर रिक्वायरमेंट इज इंडिकेटेड। एक स्पेसिफिक सरफेस टेक्सचर का जरूरत है, यही ये दर्शा रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी इसमें पोर्शन इंक्लूड है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको पूछा है, कन्वर्ट 8.5% इनटू डेसिमल। तो 8.5% को जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 8.5 को सबसे पहले पॉइंट को उठाने के लिए नीचे 100 देना पड़ेगा, और परसेंटेज के लिए नीचे 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.085। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरिंग ए लेद ऑपरेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैशिनिंग अलाउंस ऑन द टोटल डेप्थ ऑफ कट टेकन इज दैट। तो जब हम लोग लेद ऑपरेशन करते हैं तो उसमें
मैशनिंग अलाउंस किस तरह से टोटल डेप्थ ऑफ काट में प्रभाव फैलता है? तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इट सेट्स द टोटल टूल मटेरियल रिमूव्ड व्हिच इज देन डिवाइड बाय मल्टीपल काट्स। तो इसमें टोटल मटेरियल टू बी रिमूव मतलब कितना मटेरियल टोटल काटना पड़ेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ मल्टीपल काट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ मल्टीपल काट्स में आप काटेंगे। ठीक है, तो देखिए लेद ऑपरेशन में मैशनिंग अलाउंस किस तरह से टोटल डेप्थ ऑफ काट में प्रभाव फैलता है। तो मैशनिंग अलाउंस इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, टोटल मटेरियल टू बी रिमूव, कितना मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा और कितने नंबर ऑफ काट में रिमूव करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फॉर योर सेफ्टी एट वर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंश्योर्ड। आप जहां काम कर रहा है आपके कार्यस्थल पर आपको सुरक्षा या सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या आपका होना पड़ेगा। देखिए एट द रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट आर यूज्ड, जो भी आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो वो आपको प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए या सॉरी स्टेटमेंट ए। ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग टास्क सेफली हैव बीन रिसीव्ड। तो देखिए सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट होने से पहले या किसी भी इंडस्ट्री में अपना काम शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन भी उस काम में आपको दे देना जरूरी होता है या आपको लेना जरूरी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज राइट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। इसने भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया है। 69 नंबर क्वेश्चन, रॉन्ग सेटिंग ऑफ मशीन, रॉन्ग यूज ऑफ ए टूल, डिफेक्ट in measuring tool, defective metal and carelessness of the machine have no effect in the utility of the parts. This is an advantage of। तो देखिए इसमें बोल रहा है मशीन को अगर हम लोग गलत सेट करते हैं, अगर गलत टूल भी यूज करते हैं, मेजरिंग टूल में कोई त्रुटि भी आ जाता है, डिफेक्टिव मेटल या केयरलेसनेस ऑफ द मैकेनिक हैव नो इफेक्ट, कोई भी पार्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम भी हो जाता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें इंटरचेंजेबिलिटी का सुविधा है, इंटरचेंजेबल है। तो अगर पार्ट्स खराब भी हो जाए हम लोग उसका जो भी ऑल्टरनेट पार्ट्स है किसी और जगह से मार्केट से लेके आकर हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बोला है कि मशीन का गलत सेटिंग भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खराब हो जाएगा तो और काफ़ी कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसको भेजना पड़ेगा सर्विस सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी भी जगह से वो पार्ट्स को ला के हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इंटरचेंजेबिलिटी का सुविधा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, which of the following V block will have one V groove and 2 grooves slot on either side for clamping in 2 position। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि वो कौन सा टाइप ऑफ V ब्लॉक है जिसमें एक V ग्रूव होता है, ओके, और साइड में 2 स्लॉट होता है या 2 ग्रूव होता है। देखिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ वी ब्लॉक का नाम क्या? इसमें देखिए एक वी ग्रूव है, ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस वी ग्रूव को हम लोग सिंगल लेवल कहते हैं। नीचे अगर ऐसे दूसरा भी वी ग्रूव होता तो आपका डबल लेवल होता है। तो इसमें बोल रहा है कि एक वी ग्रूव है तो सिंगल लेवल होगा तो वो ठीक है। और साइड में देखो एक ग्रूव दूसरा ग्रूव, यानी कि एक स्लॉट दूसरा स्लॉट। और इन स्लॉट में कौन सा क्लैंप हम लोग यूज करते हैं? वी ब्लॉक के साथ हम लोग यू क्लैंप का यूज करते हैं। ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 2 ग्रूव साइड में है या स्लॉट साइड में है, क्लैंपिंग इन 2 पोजीशन, दोनों पोजीशन से या दोनों पोजीशन में क्लैंप करने के लिए। तो किससे हम लोग क्लैंप करते हैं? यू क्लैंप से क्लैंप करने के लिए। तो इस टाइप ऑफ वी ब्लॉक का नाम है सिंगल लेवल और दोनों ग्रूव है, इसीलिए इसका नाम है डबल ग्रूव वी ब्लॉक। साइड में अगर एक ग्रूव होता, देखो ये दोनों तरफ है इसीलिए आपका 4 ग्रूव नहीं होगा, एक साइड से आपको देखना पड़ेगा। एक ग्रूव है और दूसरा ग्रूव है, इसीलिए डबल ग्रूव। अगर ओनली एक ग्रूव होता तो आपका सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक आपका हो जाता। इसीलिए डबल इसमें ग्रूव है, इसीलिए सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, वी ब्लॉक जनरली 2 ग्रेड में अवेलेबल होता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए वी ब्लॉक का लंबाई होता है 100 मिलीमीटर, ग्रेड बी वी ब्लॉक का लंबाई होता है 300 मिलीमीटर। ग्रेड ए
वी ब्लॉक आपके प्रिसीजन होता है, हाई क्वालिटी स्टील से बने होता है। और ग्रेड बी वी ब्लॉक वर्कशॉप पर्पस के लिए यूज करते हैं और क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन से हम लोग इसे बनाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोरो स्ट्रक्चर ऑफ होनिंग स्टोन। होनिंग स्टोन में काहे पोरो स्ट्रक्चर दिया जाता है। पोरोस यानी कि पोरोसिटी आप पढ़े हैं, वेल्डिंग में क्या होता है, छोटा छोटा जो पिन होल होता है उसे पोरोसिटी कहते हैं। तो पोरोस स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसमें आपका होल जैसा होता है स्ट्रक्चर में। तो होनिंग स्टोन के स्ट्रक्चर में पोरोस या छोटा छोटा होल क्यों होता है, इससे जाके क्या होता है, चिप्स आपके फंस जाता है, ठीक है। मतलब जो भी मटेरियल निकल चिप्स इधर जाता है, फिर मटेरियल निकलता है तो चिप्स उसको धकेलता है, फिर निकल जाता है। तो जैसे आप जानते हैं नॉर्मली फाइल के टीथ के बीच में जितना ज़्यादा होगा तो टीथ के बीच में उतना ज़्यादा गैप है, उतना मटेरियल रिमूव करेगा, उतना मटेरियल रिमूव होगा। फिर देखो क्या होता है, जब भी और मटेरियल रिमूव होगा, जो भी टीथ के बीच में मटेरियल है उसको निकाल के बाहर निकाल देगा। फिर हम लोग मटेरियल कटेंगे, जो भी मटेरियल फंसा है उस नया मटेरियल, पुराना मटेरियल को टीथ के बीच में जो भी मटेरियल फंसा है उसको निकाल के बाहर निकाल। तो ये हम लोग गैप क्यों देते हैं, फाइल में टीथ के बीच में ज़्यादा गैप मतलब ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा, और टीथ के बीच में कम गैप यानी कि पिच कम है मतलब कम मटेरियल रिमूव होगा। इसीलिए होनिंग स्टोन के पोरो स्ट्रक्चर गैप स्ट्रक्चर क्यों, तो उसमें मटेरियल ज़्यादा फंसता है। इसलिए टू हेल्प इन चिप क्लियरेंस, तो चिप क्लियरेंस देने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं। तो मटेरियल उधर जाके फंसता है, फिर जब नया मटेरियल निकलता है उस होल में जो भी मटेरियल लगा है उसको निकाल देते हैं, फिर जाकर चिप का क्लियरेंस उसे मिल जाता है। ओके, the type of feed primarily used for grooving operation on a lathe is dash feed। तो grooving operation के लिए आपको किस तरह का फीड देना पड़ेगा, आपको क्रॉस फीड देना पड़ेगा। आपको टेपर टर्निंग के लिए आपको एंगुलर फीड देना पड़ेगा। अगर आपको स्टेप टर्निंग या स्टेप टर्निंग छोड़ दीजिए, नॉर्मल प्लेन टर्निंग करना तब आपको लॉन्गिट्यूडिनल फीड देना पड़ेगा। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का एसआई यूनिट है आपका क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू रिमूव बर्ड्स फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ ए पाइप आफ्टर कटिंग। तो देखो मैंने आपको बोला पाइप का एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए आपको पाइप डाई का यूज करना पड़ेगा, और पाइप का एक्सटर्नल थ्रेड टेपर होता है सामान्य मात्रा में, और इसका पाइप डाई का साइज होता है 1.4 इंच से 4 इंच तक। ओके, और पाइप का इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग पाइप टैप का यूज करते हैं। तो टैप से जब भी हम लोग इंटरनल थ्रेड पाइप में काट ले तो प्रॉपर तो नहीं है, तो उसमें छोटा छोटा चिप्स बर्ड्स रह जाता है। तो उसको प्रॉपर फिनिश देने के लिए बर्ड्स को इनर सरफेस से निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइप रिमार का यूज करते हैं। जैसे आप जानते हैं रिमार क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मटेरियल को निकल कर और जो भी इंटरनल पोर्शन है उसको प्रॉपर बना देते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन का सबसे कम गलनांक बिंदु होते हैं। देखिए ये तो बच्चे स्टूडेंट भी जानते हैं, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। कितना होता है, -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। लीड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन जैसे रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। माइल स्टील का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1450 से 1530 डिग्री, एक रेंज होता है। ओके, कार्बन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मरकरी का, इसलिए मरकरी राइट आंसर है। तो देखिए ऐसे तो एमसीक्यू या टीसीएस ने आज तक एएलपी के पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चंस पूछा है हम इस सीरीज में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है इंपॉर्टेंट चैप्टर के फैक्ट्स। ओके, मैं आप सभी को बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बता दूंगा। देखिए ऐसे तो नहीं है कि मैं सिर्फ 5-7 ही चैप्टर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताना तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन हो जाएगा। जितने भी चैप्टर्स है उससे हम 5-7 मैक्सिमम चैप्टर छोड़ देंगे कि ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। बाकी चैप्टर आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ के क्लियर करना है। उसका कंसेप्ट अगर एक बार आप समझ जाएंगे, जिस तरह से मैंने क्लास में डिस्कस किया और पेड कोर्स में मैंने डिस्कस किया, वो अगर आप लोग एक बार देख लेंगे चैप्टर वाइज वीडियो, तो ये सब क्वेश्चन जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो सब आपको आएगा, बिल्कुल आएगा।
बहुत अच्छा से आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए देखिए, आपको इधर कहीं एमसीक्यू मिल रहा है, उधर कहीं एमसीक्यू मिल रहा है, ये सब चक्कर आप बंद कीजिए। आप किसी एक जगह से जब भी किसी भी टारगेट आप चीज़ पे करते हैं ना, तो उसमें आपको टारगेट सही रख के आपको किसी एक ही टीचर से कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है। कहीं इधर जाना, कहीं उधर भटक के उधर जाना है, कहीं उधर आपको अच्छा एमसीक्यू देखने को मिल रहा है। एमसीक्यू से कुछ नहीं होने वाला है, टीसीएस पेपर दे रहा है, ओके। इसलिए आपको अभी थोड़ा टफ होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो इतना अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद बावजूद आप लोग इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स ऑलरेडी ऐप में लॉन्च किया हूँ। आरआरबी एएलपी CBT2 पार्ट बी के लिए फिटर मशीनिस्ट और टर्नर के जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कोर्स में ज्वाइन होकर बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर का वीडियोस लेके। तो टाटा, बाय बाय।